हेलो स्टूडेंट्स। आज की क्लास में आप लोगों का स्वागत है। यूनानी दार्शनिक प्लेटो के बारे में हम बात कर रहे हैं, ग्रीक फिलोसोफर। आइए थोड़ा सा प्लेटो के खुद के विचारों पर आने से पहले हम थोड़ा सा यह जानें कि उस समय के यूनान में आम तौर पर किस तरह के विचार, किस तरह की भावनाएं प्रचलित थीं। जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, जो यूनानी दार्शनिक थे, यूनानी लोग थे, वो काफ़ी कुछ जो जो हमारी दुनिया है, जो हमारा संसार है, उसके बारे में कुछ आधारभूत सवालों के, आधारभूत सत्यों की खोज करने में लगे हुए थे, आधारभूत सवालों के जवाब ढूंढ रहे थे। यूनानी लोगों के हिसाब से जो मुख्य समस्या हमें किसी भी चीज़ के जो बेसिक रूल्स हैं या जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं उनको ढूंढने में जो सबसे बड़ी समस्या आती है वो यह है कि दुनिया में बहुत ज़्यादा वैरायटी है और बहुत ज़्यादा बदलाव है। वैरायटी यानी प्रकार, जिसे हम कहते हैं, चीज़ों में बहुत ज़्यादा बहुत सारे फॉर्म्स हमको चीज़ों के देखने को मिलते हैं और ये जो सारी चीज़ें हैं ये सतत रूप से एक बदलाव की प्रक्रिया में हैं और इसलिए हमें दिक्कत होती है उसके जो बेसिक प्रिंसिपल्स किसी भी चीज़ के हैं, जो आधारभूत चीज़ें हैं, उनको समझने में। और ये बदलाव, हालांकि यूनानियों का ये मानना था कि बदलाव जो है वो निरंतर है। मतलब कोई भी चीज़, चाहे वो व्यक्ति का एक ऑर्गेनिक लाइफ हो, चाहे हमारे इंस्टीट्यूशंस हों, चाहे हमारे विचार हों, वो लगातार बदलते रहते हैं। वो एक डायनामिक प्रोसेस है, उनमें एक लगातार बदलने की प्रक्रिया है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं इस सब में कुछ ऐसा है जो बेसिक है, जो आधारभूत है, जो परमानेंट रहता है और जो स्थायी है। और ज़रूरत इस बात की है कि हम उस स्थायी तत्व की पहचान करें। और इसके लिए जो महत्वपूर्ण चीज़ यूनानी मानते थे, जिसको उन्होंने नाम दिया है डॉक्सा। डॉक्सा का मतलब है एम्पेरिकल ऑब्जर्वेशन, या जो अपने अनुभवों के आधार पर हमने जो कुछ देखा है और जो कुछ समझ विकसित की है। एम्पेरिकल यानी जो हमारे खुद के अनुभवों पर आधारित है, एक ऐसी ऑब्जर्वेशन जो हमने खुद देखी है। तो इसके लिए वे मानते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण चीज़, यदि हम किसी भी सत्य की खोज करना चाहते हैं, तो वो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है? डॉक्सा। और इस डॉक्सा के माध्यम से यूनानियों का मानना यह है कि हम किस ओर अग्रसर हो सकते हैं। एपिस्टेम शब्द का प्रयोग, एपिस्टीम का नाम वो लोग लेते हैं, एपिस्टेमोलॉजी कहा जाता है, जिसका मतलब है सच्चा ज्ञान, जो रियल नॉलेज है एपिस्टेम की। तो ग्रीक्स के हिसाब से ज़रूरत इस बात की है कि हम नॉलेज की तरफ, ज्ञान की तरफ बढ़ें। एम्पेरिकल ऑब्जर्वेशंस, मतलब इसका मतलब हो गया कि जो कुछ भी विचार हम बना रहे हैं वो हमें प्रैक्टिकली दिखना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम किसी भी चीज़ को हवा में या मनगढ़ंत बना लें। उनका जो मुझे लगता है मुख्य एम्फोसिस है वो इस बात पर है। लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि हम एपिस्टीम की तरफ या सच्ची ज्ञान की तरफ हम अपने आप को बढ़ाएं। इन्हीं, ये जो बेसिक बैकग्राउंड है, इसमें प्लेटो अपने विचार प्रस्तुत करते हैं। हम शुरुआत कर रहे हैं प्लेटो के थियोरी ऑफ आइडियाज़, या जिसको कहा गया है थियोरी ऑफ फॉर्म्स, भी कहीं कहीं पर शब्द प्रयोग किया गया है। इससे हम शुरुआत कर रहे हैं। पहला जो उनका प्रिंसिपल है, उनके जो थियोरी ऑफ आइडियाज़, या जिसे हम कहें विचार का जो सिद्धांत है, अगर हिंदी में उसकी कहूँ, तो उनका जो पहली बात है वो भी ये मानते हैं कि ये जो दुनिया है, ये जो वर्ल्ड है हमारा, ये लगातार बदल रहा है। इट इज़ इन कॉन्स्टेंट फ्लक्स, यानी लगातार चेंज इसमें हो रहा है। और इस बदलाव में, इस चेंज में हमें जो परमानेंट है, जो स्थायी तत्व है, उसकी खोज करने की ज़रूरत है। और ये जो स्थायी तत्व है, जो कि हमेशा हर देश काल परिस्थिति में वही रहेगा, उसको प्लेटो नाम देते हैं आइडिया या विचार। प्लेटो के हिसाब से ये आइडिया जो है ये इटरनल है, यानी कि हमेशा हमेशा रहने वाला है, सर्वकालिक है, फाइनल है, अंतिम है, और अपने आप में एक इंडिपेंडेंट रियलिटी है। वो कभी भी किन्हीं भी देश काल परिस्थिति से प्रभावित होकर बदलती नहीं है। एक स्वतंत्र सच्चाई जिसे हम कहें, या स्वतंत्र असलियत जिसे हम कहें, वह ये आइडिया है। तो प्लेटो का जो पूरे विचारधारा है, सारे विचार जो हम मानते हैं, उसका आधारभूत
उनका जो ये थियोरी ऑफ आइडियाज़ या थियोरी ऑफ फॉर्म्स भी जिसे कहीं कहीं पर कहा गया है वो है। प्लेटो का मानना ये है कि ये जो वर्ल्ड ऑफ आइडियाज़ है, ये जो विचारों की दुनिया है, यही असल में असली दुनिया है, और हमें जो चारों तरफ नज़र आ रहा है वो केवल शैडोज़ है, वो केवल परछाइयाँ हैं। यानी कि जो हमें दिखता है कई बार वह सत्य या अंतिम सत्य नहीं होता। ज़रूरत इस बात की है कि जो दिखता है उसके पीछे जो छिपा हुआ अंतिम सत्य है उसकी खोज हम करें। और इन सारे जो सत्य हैं, आइडियाज़ जो हैं, जो फाइनल विचार हैं, जो फाइनल जिसे हम कहें सत्य, मैं आइडियाज़ को यहाँ सत्य शब्द का ज़्यादा प्रयोग करूँगी, उनके पीछे जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है आइडिया ऑफ गुड, अच्छाई का जो सत्य है कि कहीं ना कहीं एक अच्छाई की ओर, एक आदर्श की ओर जो चीज़ हमें ले जाती है, इन सब के पीछे जो फाइनल या जो असल चीज़ है वो है आइडिया ऑफ गुड। और प्लेटो का मानना ये है कि मनुष्य न सिर्फ इस गुड को पहचान सकता है और इसको फॉलो भी कर सकता है, इसका अनुसरण कर सकता है, और ऐसा करने से ही उसे अपनी सारी समस्याओं का समाधान मिलेगा। यानी जीवन का जो अंतिम हमारा जो लक्ष्य होना चाहिए वो उस आइडिया ऑफ गुड को फॉलो करने का होना चाहिए, चीज़ों को बेहतर बनाने का होना चाहिए। और यदि हम यह कोशिश करते हैं तो ही हम जो चारों तरफ की हमारी समस्याएं हैं उनसे हमें निजात मिलती है। देखिए, आप एक बात ध्यान में रखिए, मैंने पहले भी कहा था कि प्लेटो ने अपने जीवन काल में बहुत उठापटक, राजनीतिक उठापटक देखी है। उनके समय का जो एथेंस था वो पेलोपोनेशियन वॉर में इन्वॉल्व था, बहुत ज़्यादा करप्शन था, भ्रष्टता थी। तो वो अपने चारों तरफ का जो स्टेट था, जो राजनीतिक उनकी संरचना जो देख रहे थे, जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस वे देख रहे थे, उनमें बहुत ज़्यादा खराबी थी। तो कहीं ना कहीं इसके माध्यम से हमें समझ सकते हैं कि प्लेटो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि इन सब में कोई अच्छाई नहीं होती। ज़रूरत इस बात की है कि हम उसमें से सही क्या है, उसमें से सत्य क्या है, उसमें से अच्छा क्या है, उसकी खोज करें, उसका अनुसरण करने की कोशिश करें, और उसके आधार पर फिर हम जो है जब उसका अनुसरण करेंगे तो हमें अपनी तकलीफ़ों से, हमें अपनी समस्याओं से निजात मिल जाएगी। इसी विचार को जब प्लेटो आगे ले जाते हैं तो वे देते हैं अपने कॉन्सेप्ट ऑफ सोल, यानी आत्मा के बारे में, एंड पॉसिबिलिटी ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज, जो प्लेटो के समस्त जो विचार हैं वो उनका आधार बनता है। आप लोगों को लग रहा होगा कि जो 2-3 टॉपिक मैंने जो आपके सिलेबस में दिए गए हैं उनके अलावा भी मैं बातें कुछ कर रही हूँ, लेकिन उन कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए आपको प्लेटो के ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं इनको समझना बहुत ज़रूरी है। तो जो अगला उनका कॉन्सेप्ट है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ सोल, या जो पॉसिबिलिटी ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज, यानी कि ज्ञान को प्राप्त करने की जो संभावना है, उस पर उन्होंने अपने विचार दिए हैं। प्लेटो के हिसाब से एक व्यक्ति के जो जीवन है उसमें उसका केवल शरीर महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन उसकी आत्मा भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। और इस आत्मा के प्लेटो 3 भाग मानते हैं। सबसे पहला पार्ट वो कहते हैं रीज़न या तर्क, जो कि वो कहते हैं हमारे मस्तिष्क में स्थित है। मतलब एक व्यक्ति में वे तीनों गुण मानते हैं। दूसरा है करेज या साहस, जो हमारे हृदय में है, करेज, जो सेकंड लेवल का जो उन्होंने गुण माना है। और तीसरा है डिज़ायर, जिसके लिए कई विद्वानों ने जिस शब्द का प्रयोग किया है वो है एपेटाइट, या हिंदी में हम जिसे कहें क्षुधा, जो कि हमारे उदर में, हमारे पेट में स्थित है। यानी कि हमारी जो जिसे कहना चाहिए अपने मतलब जो हमारी एक तरह से वर्ल्डली डिज़ायर्स को जो चीज़ कंट्रोल करती है, जो सांसारिक इच्छाओं की और जो इंद्रियों की जो हमारी इच्छाएं हैं उनको जो पूरा करने वाली है वो है डिज़ायर या क्षुधा
हिंदी में हम उसे कहें, जो कि हमारे उदर में, हमारे पेट में स्थित है। तो इनमें सबसे ऊपर जो है वो आता है तर्क, जो कि हमारे मस्तिष्क में स्थित है। और प्लेटो के हिसाब से ये तर्क सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही हमारा तार्किक पक्ष है, यही वह एलिमेंट है, यही वह तत्व है जो हमें जीवन में सही क्या है ये तय करने में मदद करता है। इसलिए इन तीनों गुणों में, जो व्यक्ति के सोल में, किसी भी पर्सन की सोल में, या जो व्यक्ति की आत्मा के जो तीनों गुण हैं, उसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्लेटो किसे मान रहे हैं? ये जो रीजन वाला, जो तर्क वाला जो तत्व है। और वे मानते हैं कि जो अलग अलग व्यक्ति हैं उनमें ये अलग अलग तत्व ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। किसी में रीज़न ज़्यादा डोमिनेट करता है, किसी में करेज या साहस ज़्यादा डोमिनेट करता है, और किसी में डिज़ायर या क्षुधा ज़्यादा डोमिनेट करती है। और प्लेटो ये मानते हैं कि इनमें से वह आत्मा सर्वोत्तम है जिसमें कि रीज़न या तर्क डोमिनेट करता है, क्योंकि वे कहते हैं इट कैन गिव मैन नॉलेज ऑफ द गुड। उनके हिसाब से व्यक्तियों को जो अच्छा या गुड या सच है, जो सत्य है, इसका ज्ञान देने का काम कौन सा तत्व करता है? वो है रीजन, वो है तर्क। इसलिए ऐसी आत्मा सबसे अच्छी है, वो गाइडेंस दे सकती है जो उसमें कि तत्व का जो एलिमेंट है, तत्व का जो गुण है, वो सबसे महत्वपूर्ण है। क्योंकि प्लेटो ये मानते हैं कि सारे जो आत्माएं हैं वो, उनमें ये क्षमता नहीं है कि वे सत्य की खोज कर सकें, क्योंकि वो क्यों, कौन सा एलिमेंट है जो उनको चलाता है जो जीवन में, उसके लिए वो शब्द यूज करते हैं ईरोस। लेकिन इस ईरोस के लिए वो ये ज़रूर कहते हैं कि ये हमारी वह इच्छा है जो हमें अच्छाई की ओर ले जाना चाहती है। इसका मतलब प्लेटो ये मानते हैं कि ईरोस जो है, इसका मतलब ईरोस हम में हर व्यक्ति में मौजूद है। ईरोस यानी अच्छाई की ओर जाने का जो तत्व है, इसके लिए प्लेटो का मानना ये है कि वह हर व्यक्ति में मौजूद है। वह व्यक्ति सत्य की खोज स्वयं नहीं कर सकता होगा, जानता नहीं होगा, लेकिन यदि उसे सत्य दिखा दिया जाए तो उसमें यह गुण मौजूद है कि वह उस सत्य का अनुसरण कर सकता है। और उन आत्माओं का ईरोज सबसे सही तरफ ले जाएगा जिसमें कि प्लेटो का जैसा कहना है, इन विच रीजन कमांड्स। जिन आत्माओं में रीजन या तर्क है वह सबसे ज़्यादा लीड में है, महत्वपूर्ण है, या जैसे हम कहें सुपरसीड करता है बाकी गुणों को, वे, उनका जो ईरोज है वही असल में कमांड करता है। और उसमें यह क्षमता है उस रीजन में कि जो हमें सामने जो सच्चाइयाँ दिख रही हैं उनके पीछे जो अंतिम सत्य है, जो अच्छाई की ओर हमें ले जाता है, जो आइडिया ऑफ गुड है, उसको वो समझ सकता है और उसी ओर वह उसको सभी को ले जा सकता है, जो अन्य व्यक्ति हैं उन्हें भी। प्लेटो कहते हैं द क्वालिटीज ऑफ द सोल आर इनेट एंड इनहेरेंट, दे आर अ मैटर ऑफ बर्थ, नो ट्रू पर्सन्स आर बॉर्न अलाइक। प्लेटो का लेकिन ये मानना है कि ये जो गुण है, ये मानकर चलिए कि हमें जन्म से प्राप्त होते हैं। कोई भी दो व्यक्ति एक जैसे नहीं हो सकते, और न सिर्फ बर्थ, लेकिन आप देखिए जो इम्पोर्टेंट बात है, कुछ हद तक तो वे बर्थ या हमारे जन्म को महत्वपूर्ण मानते हैं कि जन्म से ही हमें कुछ इनहेरेंट यानी स्वाभाविक गुण हमें प्राप्त हुए हैं। लेकिन वे आगे ये भी कहते हैं कि ट्रू बैलेंस कम्स विथ ट्रेनिंग एंड रेस्ट्रेनिंग। लेकिन असल जो, जिसे हम कहें एक बैलेंस, या जीवन में एक, जिसे हम कहते हैं चीज़ों के बीच बराबरी से एक रैशनल तरीके से सोचने का जो गुण आता है हम में, बराबरी से एक बैलेंस करके चीज़ों को जो चलने की जो बात है, वे कहते हैं वह किससे आती है? ट्रेनिंग से,
यानी प्रशिक्षण से, क्योंकि वे मानते हैं कि लोग इस बैलेंस के साथ पैदा नहीं होते हैं। यह बैलेंस उन्हें सीखना होता है प्रशिक्षण के द्वारा। इसका मतलब प्लेटो जितना महत्व हमारे जो जिसे कहते हैं जन्मजात जो गुण हैं उन्हें दे रहे हैं, उतना ही महत्वपूर्ण उनके ट्रेनिंग को, उनके हमारे एजुकेशन को, उनकी ग्रूमिंग को भी दे रहे हैं। और वे कहते हैं दे हैव टू बी डिसिप्लिन्ड इनटू इट, यानी व्यक्तियों में यदि ये गुण मौजूद हैं लेकिन उन्हें ट्रेनिंग के द्वारा, शिक्षा के द्वारा इन गुणों में डिसिप्लिन किया जाना पड़ता है, जिससे कि वो उन्हें आत्मसात कर पाए। और यह जो गुण है, इसको आत्मसात करने में कौन महत्वपूर्ण है? ये जो फोर्स कौन सा है जिसके ऊपर ये सारी जिम्मेदारी है कि वो इन लोगों को सही दिशा में ट्रेन करने के लिए भी कोशिश करें? वो जो फोर्स है वो है स्टेट, राज्य। और यहाँ देखिए सारी बात करके मैं जो आपको लगातार कह रही हूँ पहले टॉपिक से, पहले लेक्चर से, कि प्लेटो के लिए अच्छे जीवन का आधार पूरी तरह, हमने कहा था ना, गुड लाइफ का जो आधार है वो है स्टेट या राज्य। और जब वो ये व्यक्तियों के गुणों का एनालिसिस भी कर रहे हैं तो भी वे अल्टीमेटली इसी आइडिया पे हमें पहुंचाते हैं कि ये सब कहाँ हो सकता है, किसके तहत हो सकता है? राज्य के तहत ही हो सकता है। द फोर्स हैज़ टू बी ऑल एम्ब्रेसिंग एंड लाइफ लॉन्ग, क्योंकि वे ये मानते हैं कि जो फोर्स है जो व्यक्तियों को सही की ओर ले जाएगा, ये फोर्स कौन सा, कैसा होना चाहिए? जो सब पर बराबरी से लागू हो, प्रत्येक व्यक्ति को ऑल एम्ब्रेसिंग यानी सबको बराबर से उपलब्ध हो, एवं लाइफ लॉन्ग शब्द का प्रयोग वो करते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई 2-3 साल के लिए या थोड़े से समय के लिए मिल जाए, यह हमेशा हमेशा के लिए होना चाहिए। और इसीलिए प्लेटो ये मानते हैं कि जो स्टेट है उसको, उसका जो असली फंक्शन है, जो उसका बेसिक काम है, वो है सच्ची शिक्षा, ट्रू एजुकेशन। और इसीलिए प्लेटो ये मानते हैं, फॉर प्लेटो इट इज़ द स्टेट दैट मेक्स अ मैन। व्यक्ति को बनाने वाला कौन है? राज्य। यानी कि कहीं ना कहीं आप एक बात देखिए कि राज्य को वो अंततोगत्वा व्यक्ति के जीवन के लिए जिम्मेदार मानते हैं। वह राज्य पे पूरी जिम्मेदारी छोड़ते हैं कि वह व्यक्ति के जीवन को बेहतर से बेहतर बनाए, क्योंकि उनका मानना यह है कि राज्य में रहकर ही यह बेहतरी संभव है, क्योंकि राज्य के अलावा, स्टेट के अलावा कोई ऐसा फोर्स नहीं हो सकता कि वो इतनी सक्सेसफुली पूरे समय के लिए परमानेंटली ये काम कर सके। तो राज्य भी प्लेटो के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन प्लेटो के लिए राज्य क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि व्यक्तियों का भला, व्यक्तियों की अच्छाई राज्य में रहकर ही संभव हो सकती है। राज्य ही एकमात्र वह शक्ति है जो ये जो गुड आइडिया ऑफ गुड है उसकी तरफ व्यक्तियों को ले जा सकता है। आज के लिए इतना ही। ये जो मैंने अभी आपके सामने आज पूरा डिस्कशन किया, तो रेफरेंसेस के तौर पर आप लोग इन किताबों को देख सकते हैं। सीएल वेपर की एक बहुत ही छोटी सी पॉलिटिकल थॉट पर बहुत अच्छी किताब है। अगली जो किताब है वो है जॉर्ज एच सेबाइन की अ हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थियरी। हिंदी में भी ये किताब उपलब्ध है, राजनीतिक विचारों का इतिहास के नाम से। मैंने जिन किताबों को और रेफ़र किया है वो हैं वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट बाय शेफाली झा, और जो चौथी किताब वो है वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट बाय ओपी गौबाम। और देखिए जब हम इतने इंटरेस्टिंग आइडियाज़ प्लेटो के पढ़ रहे हैं तो हम इस क्लास का एंड भी प्लेटो का ही एक बहुत इंटरेस्टिंग कोट है उससे कर रहे हैं। द प्राइज ऑफ एपैथी टुवर्ड्स पब्लिक अफेयर्स इज़ टू बी रूल्ड बाय ईविल मैन। यदि हम सार्वजनिक जो विषय हैं, सार्वजनिक जो मुद्दे हैं, उनसे दूर रहेंगे, उसके प्रति इनसेंसिटिव रहेंगे,
उसके प्रति कोई संवेदनशीलता नहीं रखेंगे, उनके बारे में नहीं सोचेंगे, तो अल्टीमेट कॉस्ट उसकी हम क्या देंगे कि हमारे जो शासक होंगे वो खराब लोग, ईविल, दुष्ट लोग या पापी लोग होंगे। कहीं न कहीं मैं आपको इसलिए कह रही हूँ कि एक जनरल नोशन कई बार हम लोग सुनते हैं कि पॉलिटिक्स खराब चीज़ है। राज्य जो है, अरे हमारे हमें तो इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हम सबको ये समझना पड़ेगा कि राज्य जो है वो हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और हम सब लोग जो राज्य के इश्यूज़ हैं, जो अफेयर्स हैं, उनमें हमको भागीदारी लेनी चाहिए, क्योंकि हमारे लोकतंत्र को हम तभी बेहतर बना पाएंगे, अच्छे शासक हम तभी चुन पाएंगे। तो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, और कोई यदि समस्या रहती है तो आप व्हाट्सएप पे मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।